सिंधु सरस्वती सभ्यता पर एक बार पीसीएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है और 2 क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, पहला क्वेश्चन ये कि सबसे प्रामाणिक नाम, इतने सारे नामों में हड़प्पा वगैरह पर क्वेश्चन बन के हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, तो क्योंकि खोजा गया प्रथम स्थल था, डिस्कवर्ड फर्स्ट साइट, है ना, ये हो गया। लेकिन इन सब में अगर 4 नाम रखा जाए, इसमें कहा जाए सबसे द मोस्ट प्रूव्ड नेम, सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक, तो इस पर आपका आंसर क्या होगा, इस पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि वो रिसर्च वाली जो सबसे प्रामाणिक संस्था एनसीईआरटी ने क्या कहा है। जो वो कहेगी भाई आपको मानना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने इसी तथ्य को सबसे प्रामाणिक कहा है कि ये नाम सबसे ऑथेंटिक है, सबसे करेक्ट आंसर है। सिंधु सरस्वती सभ्यता इज द करेक्ट एंड राइट एंड ऑथेंटिक नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, नाम सबसे ऑथेंटिक है, फिर भी हमको उसका सबसे अच्छा नाम ये है किसका, भाई सिंधु सभ्यता का। भाई सिंधु सभ्यता में क्या बुराई है, जब उसी को हम संबोधन में उसी को फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, उसके पीछे ही सारे नाम आए, सबसे ऑथेंटिक वो होना चाहिए, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। जनरली लोग सबसे ज्यादा जो पॉपुलर नेम है वो है, तो अगर पॉपुलर की बात करें तो वही है भाई। ये डिफरेंस आप लोग जानिए कि सबसे लोकप्रिय नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता, फिर दूसरा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन सबसे प्रमाणित या मान्य, ऑथेंटिक, ठीक है, वो ये है। अब ये इसलिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो फिर बहुत सारे जो सिंधु घाटी के क्षेत्र थे, रीजन्स थे, वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटियों का जो बेसिक क्षेत्र था, नहीं, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो बंट के गया है उतना, और सिंध प्रांत जो है, इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा स्थलों का जो संकेंद्रण है, सेंट्रलाइजेशन, वो पाया गया। भारत में उतना नहीं आया, उतने एक्चुअली उतनी खोज नहीं हुई थी। तो इस सभ्यता को उन्होंने अपनी क्रेडिट में डाल लिया कि ये सभ्यता कहाँ की है। तो आजकल जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, जो इतनी विकसित थी, और विश्व पटल पर जब इसको हम रखते हैं तो हम एक प्रकार से एक प्राइड फील करते हैं, और लोगों को बताते भी हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने साल पुराने इतने डेवलपमेंट की बात की गई है ना, इतने साल पर इतने डेवलपमेंट। तो अगर जब भी कोई वैज्ञानिकता पर क्वेश्चन मार्क उठाता है, ठीक है, सभ्यताओं पर कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है, इंप्रूवमेंट पर कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है, डेवलपमेंट पर कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है, चलिए भारतीयों के साथ लोग उठाते ही उठाते हैं कि भारत है, तो यहाँ पर उठाते लोग इसलिए कि उसके जिम्मेदार भारत वाले, कि सबसे पहले यही उठाते हैं, सबसे पहले यही उठाते हैं, यही सबसे पहले प्रॉब्लम यही है इनकी। अरे यार ये भारत है, यहाँ होगा, ये कौन कहता है, ये सबसे पहले भारतीय, तो लोग सुन सुन करके वो भी कहेंगे। तब उस ऐसे भ्रम को मिटाने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए ये प्रमाण सबसे ठीक है कि भाई हमारे यहाँ इतने साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता जैसी इतनी डेवलप सभ्यता आई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भारतीयों में इतना पिछड़ापन इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की क्रेडिट में चला गया, भारत की, अब भारत कहे तो वो पाकिस्तान का, जब भारत का पाकिस्तान का झगड़े का भी एक गजब का तरीका है यार, ये तो बिना कारण के लड़ते हैं ना, ये पड़ोसी है, पड़ोसी तो बिना कारण के लड़ता है, पड़ोसी का टेंशन कहीं और है तो इधर आकर के लड़ेगा अपने पड़ोसी से। कौटिल्य ने कहा है कि पड़ोसी दुश्मन ही होता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए। हाँ, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि पड़ोसी जो राज्य होता है वो शत्रु ही होता है, वो मित्र हो ही नहीं सकता। तो कौटिल्य ने कहा है तो भाई कंसीडर तो करना पड़ेगा, वो मामूली आदमी थोड़े ना थे कौटिल्य, पॉलिटिकली उन्होंने जो कहा होगा बहुत प्रामाणिक रूप से कहा होगा। और आजकल हम देखिए, हर चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, जितने पड़ोसी हैं कौन से मित्र हैं, कोई मित्र नहीं है। इवन घर घर का पड़ोसी वाला मित्र नहीं, इतने छोटे स्तर पर।
अगर बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो, अगर आपकी स्थिति वो स्थिति में अगर आप है कि जल्दी वो फिर कंपेयर ना कर सके, तो फिर तो नमस्कार करेगा। लेकिन अगर आप लेवल पर हैं तो भाई साहब किसी भी चीज को बहुत कम निमंत्रण और आना जाना रहेगा। हर मामले पे कुछ ना कुछ खटर पटर लगे ही रहेगा। पड़ोसी दुश्मनी होता है। तो ये प्रॉब्लम आई, तो भारत सरकार ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज और खुदाई के काम को बहुत तेज कर दिया। केवल इसलिए इसको खोजो और पता को देखो भारत में इसका विस्तार क्या है। ठीक है। तो इस आधार पर इसमें खोज और खुदाई का काम जब तेज हुआ 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तो एक चीज देखा गया कि फिर इसमें करीब सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटियों में बेसिकली 40 साइट्स थे जो शुरुआत में आए थे, पाकिस्तान के खाते में गए। लेकिन 1947 के बाद जो खोज और खुदाई का काम बढ़ा, तो करीब 1400 साइट्स जो है प्रकाश में आए सामने। इस 1400 में करीब 1100 साइट्स ये सरस्वती नदी के किनारे। सिंध नहीं, सरस्वती शुद्ध भारत की नदी। सरस्वती शुद्ध विशुद्ध भारत, पाकिस्तान से कहीं टच भी नहीं करती। सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है। मैक्सिमम जो घग्घर हाकरा पॉट के नाम से जाना जाता है, जो इधर राजस्थान का एक क्षेत्र है जहां पर मैक्सिमम स्थलों का एकदम संकेंद्रण है। हालांकि पढ़ते वहां पर केवल कालीबंगा को ही है, लेकिन वहां इतने छोटे छोटे स्थलों का इतना एक संकेंद्रण क्षेत्र, उसको घग्घर हाकरा पॉट भी कहते हैं। क्योंकि सरस्वती और दुष्दती एक सहायक नदी है, दुष्दती को ही घग्घर कहा जाता है। दुष्दती को बताया जाएगा। तो वो घग्घर हाकरा पाट के नाम से जाना जाता है राजस्थान में स्थलों के संकेंद्रण को। तो सर्वाधिक स्थल जो है वहां पर पाए गए सरस्वती नदी किनारे। तो भारतीयों को मौका मिल गया भाई 40 स्थल लेकर के, वो कह रहा पूरी सभ्यता पूरी 1100 टोटल, 40 मिलाकर के टोटल 1400, 1100 नहीं 80% करीब करीब साइट्स हो गए। तो जब 80% भारतीय भूभाग में शामिल हो गए, तब ये हुआ कि भाई इंडियंस, अब इनका उनका भाई झगड़ा, तब ये फिर नहीं, इसका नाम चेंज करो, सिंधु हटाओ, इसका नाम होगा सरस्वती सभ्यता। अब सरस्वती सभ्यता का इसका नाम हटाओ, इसका नाम रखा जाएगा सरस्वती सभ्यता। इंडियन पीछे पड़ गए। लेकिन जो मूल चीज है यार, उससे कोई इनकार कर सकता है? भले 40 स्थल है या कम स्थल है वहां पर जो भी साइट्स आए हैं, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुई है। तो वो एक ऐसा नाम हो गया, सिंधु नदी और सिंधु सभ्यता एक ऐसा नाम हो गया जो अपने जहन से निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि स्टार्ट उसने करी है। वो जन्मदाता है इस पूरी सभ्यता की, वो जन्मदात्री है, ऐसा आप कह सकते हो। उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो एक झगड़ा है ना, ये मतलब एक गजब का झगड़ा है। तो ये झगड़ा नहीं, रगड़ा कह लो, जबरदस्ती का है। भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग अलग अलग अपने अपने देश को जीतने की बात करते हैं, तो समझ में आता है कि लोग भारत वाले कहते भारत जीते, बाकी समझ में आता है। अग्रेसिव होके कहते तभी समझ में आता चलो जीतने की बात है। समस्या तब होती है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होता है, पाकिस्तान वाले उधर प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान भारत वाले हार जाएं। यहां पर तुम्हारा क्या लाभ है? अच्छा, ये स्थिति भारत में भी है। उधर पाकिस्तान और दूसरे देश से जब मैच हो रहा है तो भारत वाले कहते हैं ये पाकिस्तान अभी हारेगा, अभी इसको हारना चाहिए। भाई लड़ वो दोनों रहे तो वो हार जाएगा, इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? तो इन दोनों का झगड़ा ऐसे ही है। इसको झगड़ा नहीं, इसको रगड़ा कहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से, लेकिन अब कैसे आप हटाओगे सिंधु को? कैसे अवॉइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे में एनसीईआरटी पर जब फोर्स पड़ा तो ये पूरी जिम्मेदारी एनसीईआरटी की है, भाई शोध करके वही सारी चीजें निकाल के देती है। तो फिर एनसीईआरटी ने मैनेज करते हुए इसका एक अथेंटिक नाम दिया, बोले उसको भी रखो सिंधु, क्योंकि वहां से और सरस्वती को डाल दो। तो फिर इसका नाम उसने जो सुझाया, जो रिकमेंड किया, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता। और इसलिए सबसे प्रामाणिक यही माना जाता है, क्योंकि उसने एक मैनेज, एक साम्य स्थापित करते हुए दोनों में ये नाम दे दिया, भारत में भी पाकिस्तान, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है। और इस प्रकार का भारत में इन दोनों में जो मैनेजमेंट है, ये कोई नया मैनेजमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट होता रहा है, शुरू से होता। जब इस्लाम आया यहाँ पर तब से इंडो इस्लामिक कल्चर। अब ये कौन सा कल्चर है? कल्चर कोई नहीं है,
ये एक साम्यता है जो स्थापित की जा रही है, कि इक्विलिब्रियम स्थापित किया जा रहा है। ये टॉलरेशन है और कुछ नहीं है ना? और ये टॉलरेशन तब भी था, ये आधुनिक में ये अब भी है, टॉलरेशन ही है और कुछ है नहीं। क्या सर, अर्ली ह्यूमंस भी तो निकालते होंगे। हाँ हो गया, चलो ठीक हो गया। इस हिसाब से ये सिंधु सरस्वती सभ्यता इस रीजन से एक अथेंटिक नहीं मानेगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर जो अध्ययन का मुद्दा है, जो पढ़ना है, जो इशू है, वो है डेटिंग। सिंधु घाटी की सभ्यता की डेटिंग। ठीक है, कब से कब तक? तो प्रमाण के रूप में काल निर्धारण। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत मत दिया है। हो गया, लिख लिया है ना? सारी चीजें क्लियर है? काल निर्धारण। काल का मतलब समय होता है। समय इसलिए क्योंकि ये काल, काल को लोग बड़ा वो मानते हैं, थोड़ा सा डेंजरस। काल, महाकाल एक्चुअली होते ही डेंजरस है। काल का काल की वैल्यू तभी है जब ये खत्म करने के लिए बिल्कुल आतुर रहती है। अगर खत्म होने की या समाप्त होने की या मिट जाने की प्रवृत्ति ना हो चीजों में, तो काल का कोई मतलब नहीं है। ये सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह, 24 आवर्स, एक दिन, एक महीने, एक हफ्ते, एक वर्ष, ये क्या है? क्योंकि इतना खत्म हो रहा है, ये नहीं खत्म, ये तो चलती, ये कहाँ खत्म हो रहा है? ये जब से चीजें बनी होगी, यूनिवर्स ब्रह्मांड, तब से सूर्य अपने टाइम पर निकल रहा है, जा रहा है, निकल रहा, जा रहा, चल रहा, मामला लोग खत्म हो रहे हैं। तो ये लोगों ने बना इसलिए रखा कि भाई अपना निर्धारण, कि हम इस पूरे ड्यूरेशन में कितने सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में रह पाएंगे, उसके बाद हमारा काम। तो काल का मतलब खत्म होना ही है, विनाशक। और उसके ये बड़ा वैज्ञानिक तथ्य, महाकाल से गवर्न हो रहा है ये। ये महाकाल से गवर्न हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर टाइम आएगा तो बताएंगे कैसे भी, बट गवर्न तो वहीं से हो रहा है। इसीलिए वो काल नहीं, महाकाल है। ठीक है। और वो, उनको फिर जंगलों का या आदिवासियों का देवता इसीलिए कहा जाता है उनको, इसीलिए वो निर्धारित है वहां पर, क्योंकि विनाशक प्रवृत्तियां वही हैं। चलिए, काल निर्धारण कब आया, कैसे आया? तो पहले चीज तो एक जो क्वेश्चन है मैं सीधे सीधे रख देता हूँ। और सीधे सीधे रखने का मतलब है कि सबसे एथेंटिक कालखंड कौन सा माना जाता है? सबसे एथेंटिक कालखंड माना जाता है 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक। क्यों माना जाता है? इसके पीछे प्रमाण है। अब कुछ नए लोगों ने इस पर जो शोध करके दिया है, वो दिया है 2350 BC। ये नया शोध के अकॉर्डिंग है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। और 1750, ये ये नई जानकारी है, दिया एनसीईआरटी ने ही है। लेकिन उसके पीछे का रीजन जो उसने दिया है वो समझने लायक है। उसके पीछे का रीजन समझने लायक है, वो ऐसे रखे रहिए, अभी उसे ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। मेरा मानना है कि केवल अगर एग्जैक्टली बिना किसी रीजन के एक डेट पूछता है कि कौन सी सबसे एथेंटिक डेट है, आई थिंक दिस इज द एथेंटिक डेट। और आई थिंक नहीं, क्वेश्चन पुट अप हो चुका है यूपीपीसीएस में, और उसका राइट आंसर भी यही है। अभी उसके बाद बीच में पता नहीं लेटेस्ट में आया तो ये सब, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं कि ये अब कब का नहीं, लेकिन नहीं, रिसेंट का नहीं है, द ओल्डेस्ट। अभी तक अपडेटेड कोई इसमें क्वेश्चन आया नहीं जिसमें कि ये रखा गया हो, ना ऐसा क्वेश्चन आया, ना ये आंसर अभी उसने अपडेट किया।
तो चूंकि लेकिन इस पर लोगों का रिसर्च है और लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब प्रमाण, इतिहास के लिए सबसे प्रमाण क्या चाहिए? सबसे प्रमाणिक चीज है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों अगर मैच करें तो। डेट्स के लिए अब सिंधु घाटी की सभ्यता की डेट्स के लिए ये प्रमाण, मान लो 2500 की स्टार्टिंग कहां से ली गई, तो सब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस पे बात किया। अब जैसे कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये मार्टिमर व्हीलर का कॉन्सेप्ट है। मार्टिमर व्हीलर का कॉन्सेप्ट है। और 2350 से 1750 ये डीपी अग्रवाल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये डीपी अग्रवाल का है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं रीजन, हालांकि इतना टफ आता नहीं है जीएस में, इतना घुस के मेंस में पूछेगा नहीं। प्री के लिए तो हो गया काम, प्री में क्या माने उसके लिए ही पढ़ना पड़ेगा। प्री में माने क्या एक्चुअली, क्योंकि अपने मन को भी तो संतोष देंगे, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देंगे, फोर्सली कैसे मान सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो सबसे पहले 2500 से 1500 पर हम मानते हैं। इसका आधार जो 2500 वाला है, इसमें हम अलग अलग डेट्स को देखते हैं कब से माना जाता है। तो इसमें मार्टिमल व्हीलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है इस डेट का, उनका मतलब यह है कि जो 2500 स्टार्टिंग मानी गई है, ये कहाँ का, इन्होंने मेसोपोटामिया से इसका प्रमाण लिया है। इसका जो आधार लिया है वो मेसोपोटामिया से लिया है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से दोनों सभ्यताएं काफी एक दूसरे से जुड़ के चली हैं, काफी दिनों तक चली हैं। हालांकि मेसोपोटामिया उतनी डेवलप नहीं है जितनी की सिंधु घाटी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से ज्यादा पुरानी है। और पुरानी वो सभ्यता के रूप में भी है, कल्चर के रूप में नहीं है। मतलब शहरीकरण के रूप में, अगर शहर के रूप में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहरीकरण उससे बहुत ज्यादा पुराना मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऐसा कि हर हाल में ये मानना ही पड़ जाता है कहीं ना कहीं से कि मेसोपोटामिया के शहरीकरण की सभ्यता से प्रभावित, इंस्पायर या इन्फ्लुएंस होकर के भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता की स्थापना हुई। उसका इन्फ्लुएंस है, उसका इंस्पायरेशन है कहीं ना कहीं से, तो ये मानना पड़ता है। अच्छा, आना जाना वहां का ही है व्यापारिक कारणों से। इन्होंने मेसोपोटामिया, अब एक चीज इनका कहना है कि ये जो लिपि है ना, स्क्रिप्ट, ये आर्कियोलॉजिकल प्रमाण को प्रूफ कर देती है। अगर दोनों मैच कर जाए, जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला, अगर उसको कहीं लिखा हुआ मिल जाए, दोनों एक दूसरे से एक ही चीज हो जाए, तो उसको हम सबसे ज्यादा ऐतिहासिक मानते हैं। इनका कहना है कि यहाँ की लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन मेसोपोटामिया की लिपि स्क्रिप्ट पढ़ ली गई। तो वहां से एक शासक है सारगोन, ये कहा गया कि वहां का शासक जो सारगोन है, उसके काल की एक मिट्टी की पट्टिका मिली है। मिट्टी की पट्टिका यानी कि क्ले प्लेट्स, मिट्टी की पट्टिका मिली है। इस मिट्टी की जो पट्टिका, ये साइन बोर्ड टाइप का है। मिट्टी की जो पट्टिका वो साइन बोर्ड के रूप में है, ठीक है, प्लेट्स के रूप में। और उस प्राप्त मिट्टी की पट्टिका पर यह कहा गया है कि उसमें लिखा है कि करीब करीब जो निकाला गया निष्कर्ष उसको पढ़ करके कि 2400 बीसी के आसपास कुछ देशों के साथ, कुछ देशों के साथ व्यापार उच्चतम स्थिति में था। The trade was in highest level with Mesopotamia, approx in 2400 BC, in the time of Sargon, the ruler of Mesopotamia, Sargon.
तो मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के समय में करीब 2400 बीसी के प्रस, क्योंकि जब पढ़े लिखी तो डेट वगैरह कुछ लिखा होगा उस पर, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई 2400 ईसा पूर्व के आसपास कुछ देशों के साथ, वो देशों का नाम लिखा है वहां पर, मतलब सबसे, मतलब उतने हाईएस्ट लेवल पर, उतने सुप्रीम लेवल पर व्यापार फिर कभी हुआ नहीं, या तो उससे कम था या तो फिर इसके बाद पतन हो गया, मतलब ये बिल्कुल टॉप लेवल पर है। ठीक है, और उन देशों का नाम है, उसमें जो नाम लिया गया है वो है माकन, मेलुहा, डिलमुन, ये 3 देश हैं जिनके साथ माकन का निकाला गया कि भाई ये कौन सा देश है, तो पता चला ये बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन इसको आप मकरान तट से, यानी सिंध का जो मुहाना है वो मकरान तट, वहां से ले सकते हैं। मकरान तट ये सिंध का मुहाना है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में ही आ जाता है कि एक पोर्ट टाइप का, लेकिन उसको थोड़ा क्षेत्र दूर है, तो मान लिया कि भाई ये मकरान वाले क्षेत्र से, क्योंकि वो देश उन्होंने कहा भाई यहाँ से। मेलुहा का बिल्कुल स्पष्ट संबंध स्थापित हुआ है उसका मोहनजोदड़ो से, इन्होंने माना है कि इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो से। और डिलमुन ये बहरीन द्वीप है, आज की जो बहरीन द्वीप है ये फारस की खाड़ी में स्थित एक आइलैंड है, पर्सियन, है ना, पर्सियन गल्फ में बहरीन द्वीप एक आइलैंड है। ठीक, समझ में आ रहा है? लिख ले रहे हो अंग्रेजी वाले की लिखें फिर उसमें भी चल जाएगा? दिक्कत है कि बता देना, क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है दोनों में करने में, थोड़ा सा जहां जरूरत होती है वहां हम कर देते हैं। तो बहरीन द्वीप ये द्वीप है। ये तो माकन का पता मकरान तट से लगाया गया, मेलुहा मोहनजोदड़ो और बहरीन द्वीप ये पर्सियन गल्फ में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है, एक देश के रूप में बहरीन देश अभी भी है ज्यादातर। और ये जो है व्यापार जो होता था मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच में, जो ट्रेड था उसके बीच बिचौलियन मीडिएटर का काम करता था। मैंने मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच जो व्यापार होता था, इस व्यापार में ये क्या करता था, बिचौलिए का काम करता था, वर्किंग एज ए मीडिएटर बिटवीन मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों के बीच में बिचौलिए का। बिचौलिए का मतलब यह है कि जैसे कोई सामान इंडस वैली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया जाना हो, ये ले जा करके बहरीन द्वीप में दे दिया, बहरीन द्वीप वाले अपना उधर करेंगे, तो यहाँ पर एक बिचौलिए में आकर के थोड़ा सा लाभ ये भी ले लेता है ना। ये फिर वहां से कोई चीज यहाँ आना है तो वो वाले ला करके इसको दे गए, फिर वहां से ये वाले अपना जाके उठा ले, तो उस पर भी थोड़ा पैसा वो भी बिचौलिया बन के कमा गया। तो कहने का मतलब थोड़ा सा अपना इस व्यापार में वो बैठे बिठाए, आइलैंड है, बहुत फर्टाइल फील्ड नहीं है, तो अपना इसी से उसका काम चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये बिचौलिए का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर 2400 बीसी में यहाँ से बहुत जबरदस्त व्यापार ने टॉप मोस्ट पर व्यापार हो रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि फिर तो जो सिंधु सभ्यता के शहरीकरण की जो मूल विशेषता है वो इसका व्यापारिक क्रियाकलाप है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है। किसी भी शहर का जो सबसे उच्चतम लेवल होता है, वो उस शहर का, उस सबसे बड़ा या उस देश का जो सबसे बड़ा जो मतलब सुप्रीम स्थिति होती है, वो उसका व्यापार होता है। अगर व्यापार बहुत अच्छा है तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा माना जाए। किसी भी देश का व्यापार अगर बहुत अच्छा है तो उसका डेवलपमेंट बहुत, क्योंकि व्यापार का मतलब ही यही होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, फिर उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लेवल पर हम टॉप मोस्ट पर हैं, और दोनों लेवल पर अगर टॉप मोस्ट पर हैं तो अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसकी डिमांड चारों तरफ बहुत होगी, लोग मांगेंगे, और क्वांटिटी ठीक ठाक आप प्रोड्यूस कर ले जा रहे हो तो सप्लाई भी कर दे रहे हो। बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई लिमिटेड होती हैं प्रोडक्शन में, तो अगर वो अच्छी होती है, डिमांड उसकी ज्यादा होती है, लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पाते,
तो कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। कभी कभी होता है हम सप्लाई, उत्पादन बहुत होता है, ठीक ठाक प्रोडक्शन होता है, बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उतना डिमांड नहीं होता है। टेक्नोलॉजी उतनी उत्तम ना होने के कारण, उतना उन्नत ना होने के कारण क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, जैसे भारत में है, भारत में कपड़े हैं, कपड़े की इंडस्ट्री यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में, हर जगह है। लेकिन अब पता लगा भारत वाले पसंद करते हैं जाकर के वो अमेरिकन वाला कंपनी का शर्ट पहनते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इंडियन क्वालिटी है थोड़ा सा उनको नहीं समझ में आती है। किस कारण नहीं समझ में आती, वो कारण पे जाने नहीं है। कहीं ना कहीं से जो भी कारण है वो सब हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे मेंटल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ चीज है। अगर हम दिखाने के लिए मान लो अपने को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जबकि अच्छा है, तो भी ये हमारी सोच, हमारी शिक्षा व्यवस्था से आई, तो कहीं ना कहीं से वो फेलौर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अगर हम लोगों में ये समझाने में फेल रहते हैं कि यार हमारा सबसे अच्छा है, और ये भारत का फेल्योर ड्रॉबैक है, क्योंकि भारत में ये फेल्योर है। बहुत सारी चीजें हमारे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसलिए उतनी अच्छी डिमांड के रूप में इकोनॉमिकली नहीं बन पा रही, जिस पर बहुत ज्यादा लोग खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। कि वो क्वालिटी में अच्छे होने के बाद भी डिमांड इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो इंडिया का प्रोडक्शन है, क्योंकि इंडिया वाले उस प्रोडक्शन मालूम खुद ही दूसरे से खरीद रहे हैं, अपने यहाँ का बेकार जा रहा है। तो लोगों में एक परसेप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा कि यार भारत वाले खुद ही इस सामान को नहीं लेते हैं तो हम क्यों लेके आए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और भारत वाले क्यों नहीं ला रहे हैं, वो भारत वाले जाने हैं। कि आजकल एजुकेशन सिस्टम में लो, यहाँ के लोग बाहर जाके पढ़ के आते हैं तो उस यहाँ बहुत हायर। अच्छा, चाहिए कि वहां के लोग यहाँ आके पढ़े। बहुत पहले प्राचीन विश्वविद्यालयों में लोग आकर के पढ़ते ही पढ़ते थे, क्वालिटी मेंटेन थी। अभी क्या है, अभी अब यहाँ की पेरेंटिंग क्या है कि भाई वो ढूंढता है, वो अंग्रेजी मीडियम जा करके, वो मतलब वो शुरू से ही वो मतलब एक फोकस करता है इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाओ, सारी चीजें करो, वो ढूंढता है, बहुत सारी चीजें करता है। वो भारतीय भाषा में अगर कोई बच्चा बोलता है तो उसको पनिशमेंट उसके परिवार वाले दे देते, अंग्रेजी में बोलो, देते रहते। मैंने आंखों से भी देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये हाथ नहीं हैंड है, दोबारा मत बोलना नहीं बहुत मारेंगे। शूज लेके आओ, जूता बोल दिया उसने तो बोले जूते से उसी से मारेंगे। ये स्थिति है। और उसके आधार पर बिजनेस तो तमाम सारे स्कूल से इस प्रकार से ओपन हो रहे हैं कि भाई वो उसी को फोकस करते हैं, सारी चीजें, है ना। तो अब इसमें वहां से कोई आपका जो कंटेंट है जो पढ़ना है, जो यहाँ की लिटरेचर की बात पढ़ना हो या यहाँ की साइंस पढ़ना हो, जो वास्तव में जो चीजें हैं जो हम यूटिलाइज करते हैं, भाषा तो एक बर्तन है जिसमें कंटेंट देके परोसा जाता है, भाषा का इससे ज्यादा रोल है नहीं। तो बाहर वाले क्या सोचेंगे, वो खुद है यार हमारी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, हम कहाँ वहां जाके पढ़ेंगे, खुद है हमको कॉपी कर रहे हैं, फिर नहीं प्रमोट करेंगे यहाँ की एजुकेशन, प्रमोशन नहीं मिलता है। तो जो प्रोडक्टिविटी है इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, प्रोडक्टिविटी में बहुत क्वालिटी क्वांटिटी। तो अंतरराष्ट्रीय जब डिमांड बनता है तो फिर अंतरराष्ट्रीय डिमांड में चीजें जाती हैं, पैसा आता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आता है तो फिर उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उच्चतम स्थिति। तो किसी भी देश की उच्चतम स्थिति ने वेल डेवलप्ड अगर पोजीशन आपको देखना है तो आप देखोगे वहां की व्यापारिक स्थिति कैसी है, अगर बहुत अच्छी है तो वेल डेवलप्ड। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीज है। तो मेलुहा जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ अब चूंकि ये केंद्र है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, और अगर आप राष्ट्रीय राजधानी के रूप में देखना चाहो, जैसे आज भारत है, भारत की पहचान, भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्या दिल्ली है। तो दिल्ली एक केवल एक शहर नहीं है, दिल्ली भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक वैसे ही मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से भी अच्छा व्यापार है, तो मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का जो शहरीकरण का नेचर है, जो शहरीकरण की विशेषता, इसका मतलब फिर 2400 बीसी में एकदम टॉप स्थिति में थी, यानी 2400 बीसी में अगर टॉप व्यापार हो रहा है, ये खुद कह रहा है, वहां का अभिलेख कह रहा है। तो इसका मतलब हमें मानने से कहीं से भी इनकार नहीं कर सकते कि 2400 बीसी वो डेट है जब सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरीकरण की जो स्थिति है, जो विकास की स्थिति है, टॉप मोस्ट पर थी।
उच्चतम स्तर पर थी, इससे ज्यादा और उच्च नहीं होगी, फिर डाउन होगा। तो अगर 2400 बीसी में उच्चतम स्तर पर, तो स्टार्टिंग इसकी 100 वर्ष पहले मान लो हुई होगी, तब तो भाई शुरू होगी, तुरंत शुरू होते ही उच्चतम पे तो नहीं जाएगी, स्टेप बाय स्टेप जाएगी। तो ऐसे में अगर 2400 बीसी में ये टॉप पर थी, तो 100 वर्ष पहले मान लो कि करीब 2500 बीसी में स्टार्ट होगी, इससे ज्यादा मान भी नहीं सकते, स्टार्टिंग डेट मान लो। ठीक है, और ये प्रमाण यहां से लिया गया मेसोपोटामिया से। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। दूसरी बात, अब आ जाइए 1500 बीसी द एंड, इसका प्रमाण कहां से मिला है? इसका प्रमाण मिला है ऋग्वेद से। अब ये लिटरेरी एविडेंस है। 1500 ईसा पूर्व में ये सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो गई, या इसका व्यापारिक नेचर खत्म हो गया, जो भी है, जो हम इसको पढ़ के समझ लेंगे कि एक्चुअल में क्या है। बट 1500 बीसी में सिंधु घाटी की सभ्यता पतनावस्था की ओर, पतन में चली गई, खत्म। इसका एविडेंस मिला है ऋग्वेद से, ऋग्वेद साहित्यिक शास्त्र। ऋग्वेद में एक स्थान पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज प्रमाणिक है कि भारत में आर्यों का जो आगमन है वो 1500 ईसा पूर्व में हो गया, तो 1500 डेट फिक्स है। नहीं, 1500 सिंधु सभ्यता की पतन की डेट है कि नहीं ये सिद्ध करना है, लेकिन 1500 ये प्रूफ है कि आर्य 1500 में आ गए। तो ये सिंधु सभ्यता के पतन के साथ हम कैसे जोड़ के वही डेट देख रहे हैं, केवल यहां पर ये प्रूफ करना है, क्योंकि ये डेट का जो रिलेशन है 1500 का आर्यों के आगमन से है भारत में। भारत में आर्य आ गए, बस, इसका पतन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा हुआ है, जैसे कि वहां पर लिखा है सप्त सैंधो क्षेत्र, कई बार आया है ऋग्वेद में, 2 वर्ड आए हैं, एक आया सप्त सैंधो क्षेत्र, एक शब्द ये आया है, और ऋग्वेद में एक वर्ड आया है देवकृत योनि। सप्त सैंधो क्षेत्र का मतलब है कि सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों का सिंचित क्षेत्र, क्रिएटेड या इरिगेटेड फील्ड ऑफ द रिवर सिंधु एंड इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज, है ना, क्रिएटेड या इरिगेटेड फील्ड बाय रिवर सिंधु एंड इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज, दिस इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सप्त सैंधो क्षेत्र इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जिसे सप्त सैंधो क्षेत्र कई बार कहा गया है ये। तो अब ये क्षेत्र सिंधु नदी और उसकी सहायक 7 नदियों का क्षेत्र है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती। इसको देखें तो ये ऊपर से शुरू होगा, तो आपका जम्मू कश्मीर पूरा ले लिया, पंजाब पूरा ले लिया, पाकिस्तान भारत का पूरा ले लिया, उसके नीचे आओगे हरियाणा का क्षेत्र ले लिया, और पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का पूरा क्षेत्र ले लिया, इतना क्षेत्र पूरा आ गया। ठीक है, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में सैंधो लोगों का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो यही है, जो बेसिक इनका विस्तार है सिंधु घाटी का यही है। सबसे ज्यादा स्थलों का संकेंद्रण ये राजस्थान में है, और सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा है, मतलब मोस्टली 80%। तो हम तो भारत को भी, मैं तो भारत वाला ज्यादा शामिल है, बट पाकिस्तान सब पूरा मिला ले तो सैंधो का लगभग जो सेंट्रलाइज रीजन है वो यही है, जो सप्त सैंधो क्षेत्र ऋग्वेद में लिखा है। और फिर एक शब्द था देवकृत योनि ऋग्वेद में, इसका मतलब देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र है। भाई ये सैंधो लोगों का क्षेत्र है, देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र नहीं है, क्रिएटेड बाय द डाइटीज, क्योंकि आर्य कौन है? देवता है। तो देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कौन है? और सप्त सैंधो क्षेत्र। अब इनको बताया जाना चाहिए कि, या लोगों को जानना चाहिए कि ये देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र नहीं, सिंधु घाटी के लोगों का क्षेत्र है। बोले बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब वो लोग आए तो देवताओं ने क्या किया कि सिंधु वालों को मार मार के भगा के पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिया, वो निर्मित कहा जा रहा है, उनको भगाया और उस पर कब्जा कर लिया। बोले ये बात सही है।
तो ऐसे में 1500 बीसी वो डेट है जब आर्य आए और यहाँ पर स्थापित हुए। तो कहेंगे मतलब फिर अगर ये बात सही है जहां तक, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये क्षेत्र जो सैंधो वालों का कब्जा किया, तो यहाँ पर कब्जा करेंगे तो भाई तो उनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी ढांचा होगा उसमें डिस्टर्ब तो होगा। अब युद्ध होते हैं तो तमाम सारे नुकसान तो होते हैं। यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, कितने शहर तबाह हो गए वही जाने, कितने बिल्डिंग, कितने सड़कें, कितने लोग, अर्थव्यवस्था, ये वो। अब यूक्रेन लड़ा, अब लगा हुआ है, पता नहीं उसको अपने देश के लोगों से क्यों नहीं इतनी मोहब्बत है। भाई वो तो राजा है, उसके पास साधन संसाधन उसको नहीं, लेकिन वहां के देश की जनता की क्या स्थिति हुई होगी वही जाने। क्योंकि रसिया लड़ रहा है, और रसिया लड़ नहीं रहा, इसको लड़ना नहीं कहते, वो तो चाहे तो निपटा दे। तो 3 साल हो गए, 3 साल हो गए लड़ते लड़ाते, वो चाहे तो निपटा दे, 2 घंटे में निपट गए। यूक्रेन था यहीं पर यार, गड्ढा बना हुआ है, एक झील बड़ी सी। लेकिन अब वो उसकी अपनी स्थिति है, जो भी है, खैर वो मुद्दा नहीं है। करेंगे मतलब बड़ा विनाश होता है। तो अगर आए आक्रमण करके जीते तो इनकी स्थिति, इनका कल्चर, इनका सिविलाइजेशन वो ध्वस्त, वो आएंगे तो अपनी पहचान स्थापित करेंगे ना। अब चूंकि वो जिस कल्चर के पोषित थे, फॉलोअर थे, वो कल्चर आके स्टेब्लिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो पिछड़ा थे, एकदम से ग्रामीण कल्चर थे। तो क्या उनको शहर अच्छा नहीं लगता था? देखो अच्छा क्यों नहीं लगता, सुविधाएं सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका उपयोग करना आना चाहिए ना। अब ये लोग एडवांस लोग थे, सारी चीजें उपयोग नहीं कर, तोड़ ताड़ के रख दिए। भाई शहर में शहरीकरण है तो उसका एक यूज करने का तौर तरीका भी है। क्यों सामान से न काम नहीं चलता है, सामान का प्रयोग कैसे किया, उसके सिस्टम से भी चीजें चलती है ना, सारी चीजें हैं, वो उनको क्या पता। उससे काफी नुकसान हुआ। फिर पहली बार तो लोग आते हैं तो लूट के उद्देश्य से आते हैं, वहां पर कब्जा करने नहीं आते हैं, क्योंकि मध्य एशिया से जितने लोग आए इधर लूटने आए, तो मौका बन गया। भारत में कोई आता है तो कोई लूटने आता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत एक अमीर देश है, यहाँ साधन संसाधन बहुत है। अब यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी होती है कि लोग आकर के कब्जा कर लेते हैं, तो फिर बात ही अलग है। उनको लगता है कि आओ यार, तो मौका बढ़िया यार, यहीं रहा जाए, अच्छा तो है, सब बढ़िया है यार, ठीक है, इधर ही रहो, कहाँ वहां पर चलोगे, रेत बालू रेगिस्तान, ठीक है। ये स्थिति है, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन, यहाँ पर पैसा बहुत है, धन बहुत है, तो धन के कारण विकृतियां और विपत्तियां बहुत हैं। संपत्ति में विपत्ति बहुत आती है, क्या कहते हैं, विकृतियां बहुत होती हैं। एकजुटता सबसे पहले तो नहीं होती है, एकजुटता कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है, कि अगर एकजुटता नहीं है, यूनिफिकेशन नहीं, तो फिर बहुत कम, फिर लोग जीत जाते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन रहा है। संपत्ति बांट बांट के अलग कर देती है यार, इसलिए भारत लगभग युद्ध में अक्सर पराजित हुआ है। तो जो भी है वो अपना कल्चर है। फिर दूसरी चीज वो अपनी पहचान। अब ये लोग जिस प्रकार से इनकी पूजा पाठ की स्थिति अगर देखा जाती है, ये लोग शैव भक्त थे यार। अगर धर्म में जाए हम पढ़े तो ये लोग, अगर बहुत धर्म खोज के निकालोगे तो ये लोग शैव भक्त थे। जो भी चीजें चित्रण वगैरह से मिला है, मुद्राएं, मोहरें, मृदभांडों पर बना हुआ अंकन, उस सबसे पता चलता है ये लोग यार शैव भक्त थे, ठीक है। और वो लोग शैव भक्त, वो शैव से चिढ़ते थे वैष्णव लोग। वैष्णव का शिव जी से बनती नहीं थी, शुरू से ही नहीं बनती थी, और आर्यों का तो बिल्कुल नहीं, है ना, नहीं बनती थी यार। शिव जी से देखो कितनी लड़ाई होती थी यार। वो पत्नी विवाद, दक्ष जी ने विवाह किया, सती जी का विवाह किया, वो जाने न्योते नहीं दिए, उनके यहाँ कार्यक्रम था, उन्होंने कहा न्योता इधर काटने। कथा आती है ना, सुने कि नहीं सुने हैं? हाँ कथा सुने हैं कि वो फिर न्योता दिए नहीं, अब उधर से ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, तमाम सारे देवताओं का, जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रभु? सती जी पूछ रहे हैं। बोले आपके पिताजी ने बड़ा यज्ञ आयोजन किया है और सबको न्योता दिया, सब जा रहे उधर न्योता में। बोले हमें? बोले हमें कार्ड नहीं आया है, न्योते नहीं आया है, क्योंकि वो दक्ष से उनकी बनती नहीं थी। दक्ष मतलब कुशलता, स्किल्ड, उनको दक्ष कहा जाता था। ओवर कॉन्फिडेंस, जो ज्यादा कुशल होता वैज्ञानिक होता, कॉन्फिडेंस घमंडी टाइप का। और शिव जी थोड़ा बेसिक आदमी, एकदम जमीनी, बल बहुत है लेकिन जमीनी, मतलब नो घमंड, इसलिए थोड़ा सा बनती नहीं। अच्छा बुलाया नहीं तो? बोले हम, बोले हमको नहीं बुलाया इसलिए तुमको भी नहीं बुलाया, क्योंकि अब शादी हो गई, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे हमारे में अंतर ही क्या है। अब
लेकिन महिला तो महिला, वो जिद करके मेरे को जाना है यार, मुझे जाना है। अब महिलाओं की जिद कौन टाल टाल पाए, कोई नहीं टाल सकता। जिद पे आ गई तो आ गई। वो वैष्णव लोग हैं, यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, बोले ठीक है। शिव जी ने कहा ठीक है, अब अपने बिहाफ पे जाओ, अपनी क्रेडिट पे, मैं मतलब मैं जिम्मेदारी लूंगा नहीं, तो इनको तो पता है। वो गई। अब गई तो इंटेंशनली नहीं बुलाया गया था ना, जानबूझ के। उनको पता मतलब शिवजू मतलब खास है, रिश्तेदार है, बिटिया के पति हैं, दामाद है उनके, उनको नहीं तो उनको पता नहीं, नहीं बुलाया, भूल से हो गया, जानबूझ के। अभी नहीं मानी, चली गई। तो माता जी ने को सम्मान दिया, बाकी लोगों ने चिढ़ाया इनको, इनकी बहनों ने भी बहुत चिढ़ाया। वो चिढ़ाती है सबसे ज्यादा वही है। भोले जी कहाँ है, नहीं है, चिढ़ाती वही है। अब इनको गुस्सा आ गया। माता जी केवल, माता जी होती है इसी, वो सम्मान देती है। ये पहुंची यज्ञ मंडप, वहां देखे सारे लोग बैठे, सबकी वीआईपी। अब राजा लोग तो सबकी सीट लगी ना, यहाँ मुख्यमंत्री बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ विधायक बैठेंगे, यहाँ सांसद बैठेंगे। बोले भोले बाबा की सीट नहीं आए कोई बात नहीं, सीट तो खाली होनी चाहिए। ये होता है बड़े बड़े कार्यक्रम, आज भी होता है बड़े कार्यक्रमों में, जैसे प्रधानमंत्री सबकी अलग, अगर कोई नहीं आया तो वो सीट पे कोई बैठेगा नहीं। लालू जी एक बार ऐसे बैठ गए थे अपने यहाँ, वो किसकी, शायद पीएम की सीट थी, वो मुख्यमंत्री थे, वो आके बैठ गए, पीएम जी थोड़ा लेट हो गए या नहीं है, तो तुरंत बताया गया वो ऑफिसर आके, सर आपकी ये सीट नहीं। उठ के गए, खाली थी जब तक, नहीं तो कोई बैठ नहीं सकता। बोले भोले बाबा का भाग कहाँ है, बोले आइए नहीं। अब इनको गुस्सा है, बताओ, अब पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब गुस्सा है, बोले ये क्या कर दिया तुमने। फिर इनको रियलाइज हुआ, फिर इन्होंने कहा सबको मारूंगी, वह सबको, एक एक को बीन बीन के मारू, तुमने बेइज्जती किया ये, और फिर अग्नि कुंड में कूद के जान दे दी। तो ये कहानी जानते हो क्या, ये समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र बहुत बड़ा समाज, कि जो गलती करता भोगता। इन्होंने कहा तुमको मारूंगी तुमको, लेकिन मरी खुद, क्योंकि गलती इन्होंने किया था, गलती इनकी थी। और फिर अपनों से हार गई थी, क्योंकि फिर अपनों, अब शिव जी बता रहे थे, तो जब लोग दुनिया से लड़ता रहता है ना, समाज शास्त्र इसका है कि जब लोग दुनिया से लड़ता है, लोगों से लड़ता है, कठिनाइयों से लड़ता है, चैलेंजेस से लड़ता है, तो वो लड़ता है फेस, लेकिन जब वो अपने आप से हार जाता है, या नहीं अब मेरे बस का नहीं, फिर वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो फिर हार गई फाइनली। आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण यही है। ये सोशियोलॉजी का बड़ा बढ़िया टॉपिक है। तो खैर ये टॉपिक नहीं, मैं तो शिव जी पर आया तो मैंने कहा इतना प्रवचन। शिव जी का नाम ही ऐसा है, को रहा नहीं जाता। तो, है ना। हाँ, तो वो पूरा आदिवासी टाइप का उधर, तो वो आए जीते और रहे, क्या कहते हैं तो लोग, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर जो डेवलप्ड स्ट्रक्चर है ना, वो फिर बना नहीं रह पाया, खत्म हो गया। तो अगर ये सही, क्योंकि उसके बाद हमने इतिहास में पढ़ा कि आर्य आए, और भारत में आर्यों का इतिहास, ऋग्वैदिक आर्यों का इतिहास शुरू होता 1500 ईसा पूर्व में, ये सही है। अब अगर ये सही तो इनका क्षेत्र क्या बोले, इनका क्षेत्र वही जो सैंधो वालों है, सब सैंधो क्षेत्र चीज वही है। तो अगर ये प्रमाणिक हो रहा, भौगोलिक रूप से, साहित्यिक रूप से वो बता रहे हैं, और आर्कियोलॉजिकल रूप से ये प्रूफ हो रहा है, क्षेत्र वही है, ये तो दोनों प्रमाणित करने का बात सही है। तो अगर ये मान ले तो चलो, आक्रमण किया नहीं किया ये वाला ना माने हम, बट इसके बाद वो खाली जगह हो तो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो होगा। तो ये अगर कह तो 1500 को ज्यादा एग्जैक्ट मान ले, यहाँ पर ये जो था उसको भी वो लेके गए, और लेके गए तो बिगाड़ेंगे ही, तो एकदम से शहरीकरण खत्म हो गया, ये बात की बात है। बट यहाँ पर सैंधो गए और आर्य आ गए, ये डेट फिक्स मान ली गई इस हिसाब से, दोनों प्रमाण। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक माना जाता है वो कार्बन डेटिंग से, वैज्ञानिक विधि से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक है, अब ये तो साहित्यिक और इससे हो गया। अब कार्बन डेटिंग जो है, जो सबसे ज्यादा उससे जो भी निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, वो सबसे ज्यादा अथेंटिक मानेंगे, क्योंकि कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग का मामला ये है, डीपी अग्रवाल ने जो कार्बन डेटिंग से निकाला है चीजों को, एथेंटिक है, इसलिए इसको रखा गया है। इनका जो सोर्स है वो कार्बन डेटिंग का है। लेकिन हम जो कहते हैं, चलो ठीक, कार्बन डेटिंग सोर्स सबसे एथेंटिक है, ये हम भी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। तो डीपी अग्रवाल का ये है, ये इसका आधार क्या है, कार्बन डेटिंग। लेकिन कार्बन डेटिंग से डेट जो निकाली गई, वो आपको देखा जाए, इसको इसको क्लियर करने के लिए। तो कार्बन डेटिंग is the most was the most authentic source for the declaration of
डेटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग का जो कंक्लूजन आया है वो इस प्रकार से आया है। कार्बन डेटिंग का, कार्बन डेटिंग समझ रहे हैं ना, कि कार्बन प्रत्येक जैविक चीजों में, जैविक रसायन जो होता है वो कार्बनिक रसायन, रसायन जब देखते हैं दो भागों, कार्बनिक अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऐसा इनऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक। कार्बनिक वाले में ना जैसे जितनी भी जैविक चीज है कार्बन, और कार्बन के कई अप्रूफ, तो उसका एक अप्रूफ है, एक फॉर्मेट है C14। C14 की क्वालिटी होती है ये कि वो एक फिक्स टाइम में एक फिक्स मात्रा जो उसकी होती है खत्म हो जाती है। अब वो फिक्स खत्म होने की जो मात्रा है वो टाइम से बिल्कुल समानुपात में चलता है। इस समानुपात में इतने पे इतना, इतने दिन में, इतने घंटे में, इतने साल में इतना ही खत्म होगा, इसको कहते हैं समानुपात। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो कार्बन, अब जैसे मनुष्य का मान लो कोई बोन मिला या किसी जो बोन मिला या कोई वस्तु मिल गई, तो उसमें देखिए कि C14 की मात्रा कितनी है, बोले इतने परसेंट बची है, क्योंकि इतने दिन हो गया पड़े 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 तो खत्म हुई होगी, तो इतने परसेंट बची। मूल में जब खत्म नहीं होती है, जब जन्म जन्म में कितने परसेंट होती है, बोले 100% में इतना होता है, तो उस हिसाब से निकाल लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 100% इतनी मात्रा है, बची इतनी है। तो इतना जो खत्म हुआ है वो फिर इसके खत्म होने की दर यानी रेट क्या है ये पता है विज्ञान को, कि इतने समय में, पर्टिकुलर समय में इतना खत्म होती है, इसका रेट है। तो इतने साल में इतना खत्म होगा, इतने साल में, तो इससे निकालते हैं अर्ध आयु काल, हाफ एज पीरियड। हाफ एज पीरियड क्या है कि इतने ईयर्स में ये कार्बन C14 समाप्त होकर आधा रह जाएगा। मैथमेटिक्स से पर्टिकुलर एज में जो C14 है ये खत्म होके, आधा होके, डीके होके इतना रह जाएगा। ये हो तो वो क्या है, जितने ईयर में खत्म होके आधा, उसका अर्धा काल। तो आधा खत्म होगा इतने में, तो पूरा कितने में, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला आ गया। तो पूरा जितने में खत्म होगा वही उसकी एज। ठीक है, तो वो पूरी एज निकल आएगी, तो उसमें जितना बचा है उतना एज उसका बचा है, तो उसमें कितना खत्म हुआ उतने साल पुराना है वो। जितना समाप्त हुआ कितने साल में खत्म हुआ, जितना समाप्त हुआ जितने परसेंट, जितने परसेंट खत्म हुआ जितने साल निकल उतने ईयर्स निकालेंगे, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, उतने साल पुराना। इसलिए सबसे ऑथेंटिक है ये, वैज्ञानिक है। इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग, समझ रहे, कम कार्बन डेटिंग से कम 50,000 वर्ष की एज निकाली जा सकती है। आई थिंक 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की एज निकाली जा सकती है। और ज्यादा पुराना जाना हो तो फिर यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग, यूरेनियम में कुछ उसमें ऐसे यूरेनियम डेटिंग का, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, उसमें तो और निकाला जाएगा। यूरेनियम डेटिंग से ऐसा माना जाता है शायद कि अ, 50 लाख वर्षों तक का निकाला जा सकता है, आई थिंक, यूरेनियम से। नौबत नहीं है ये भी, क्योंकि वहां तक फिर निकालोगे कहाँ से, सामान मिलना तो चाहिए, उतना पुराना कहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो उसकी नौबत नहीं, कार्बन से काम चल जाता। और वृक्षों की अगर आयु आपको जाननी है तो उसमें होती है रिंग वलय, रिंग्स जो बनते हैं ना, कोई वृक्ष बीच में काटे तो आप देखो ना ऐसे ऐसे गोल 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 छल्ले बने होते हैं, तो एक छल्ला बनने में एक निर्धारित समय लगता है उसमें। एक छल्ला में कितना समय लगेगा, तो कितने छल्ले हैं उस हिसाब से गुणा करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो एज निकालने का तरीका, तो कार्बन डेटिंग से C14 की मात्रा से निकाल लेते हैं। तो 50,000 वर्ष बहुत हो गया है ना, तो उस हिसाब से कार्बन डेटिंग उज द मोस्ट अथेंटिक। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग से जो डेट निकाली गई इसकी, कि सबसे पुरानी नहीं प्री हड़प्पा काल से उठाएगी, जो हड़प्पा को टच करे, लग रहा है कि यही से ऐसे हड़प्पा स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ है, प्री हड़प्पा एकदम स्टार्टिंग से एकदम वहां तक, जब तक कि उसके लक्षण मिल रहे थे, हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी, हाँ हड़प्पा वाला, वहां तक निकाली एकदम स्टार्टिंग से एकदम खत्म तक। तो ऐसे में निकाले तो 3500 BC से लेकर के 3 चरणों में इसको बांटा गया है। और 2600 BC, ये क्या है, इसको कहिए प्री हड़प्पन। ये प्री हड़प्पन एज है। 3500 से लगता है हड़प्पा की खुशबू आने लगी है, यानी कि सिंधु सभ्यता के शहरीकरण की 3500 से।
इसका मतलब ये तो नव पाषाण काल से स्टार्ट हो गई, बिल्कुल स्टार्ट हो गई। इकोनॉमिकली तो स्टार्ट ही हो गई थी, कृषि वगैरह स्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना। क्योंकि एक चीज हम देखने को पाते हैं, गर्त आवास, फिर इंडिपेंडेंट, फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है, तो 3500 से मान सकते हैं, तो इनका भी बुरा नहीं है कहना। यहाँ से ये प्री हड़प्पन एज है। फिर इसके बाद अगले स्टेप पर आता है प्रॉपर हड़प्पा, जो 2600 बीसी से 1900, इसी के बाद आपने कहा 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक। ये क्या है, परिपक्व हड़प्पा है, मेच्योर, मेच्योर हड़प्पन। मेच्योर मतलब एकदम से शहर ही शहर है, यहाँ पर प्रॉपर डेवलप्ड फॉर्म। मेच्योर उसी को कहते हैं, एकदम डेवलप्ड, वयस्क अवस्था, न कहीं से भी बाल्यपन है, न कहीं से भी वृद्धावस्था, बिल्कुल मेच्योर्ड प्रॉपर। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, पतनावस्था शुरू हुआ, तो तुरंत, अब इतनी बड़ी सभ्यता कैसे तुरंत उड़ के खत्म हो जाएगी, धीरे 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 के कोई गरीब होते 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 होते, है ना। और अंबानी साहब इतने अमीर हैं, अचानक आप एक साल बाद सुने कि यार बहुत गरीब हो गए, उधर कटोरा लेके भीख मांग रहे थे। तो ये फिर ऐसा लगेगा यार कौन से, मतलब क्या बकवास वाली बात है। चलो मान लेते गरीब हो गए, लेकिन है ना, ऐसे कैसे हो जाएंगे इतना आगे, है ना। है ना। तो धीरे 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 करते तो डाउन होते 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 होते, वो अनिल साहब है ना, अनिल भाई, अनिल अंबानी, उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनकी स्थिति बहुत आर्थिक अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक उनकी बहुत अच्छी नहीं है। तो कौन सा वो 2-2 हजार रुपए कर्जा मांग रहे लोगों से, ऐसा तो नहीं है ना। बनाए हुए उन्होंने भी अपना बनाया हुआ, वो फोकस नहीं बनाया है कि भाई उनके यहाँ शादियां विवाह हो तो 2,000 रुपए, 2,000 करोड़ रुपए खर्च कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 2 लाख रुपए में निपटा देंगे, है ना। तो ये चीजें उत्तर स्टेप बाय स्टेप, और ये होगा 1900 से शुरू हो रहा है, उसके बाद से जस्ट, और ये चलेगा 1300 बीसी तक। कहने का मतलब 1300 बीसी वो डेट है जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता की खुशबू भी खत्म हो गई, स्मेल ही खत्म हो गई, एकदम से खत्म। ये है लेटर, यानी कि पोस्ट हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा या पोस्ट हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा या पोस्ट हड़प्पा। तो कार्बन डेटिंग से ये चीजें निकल के आई, तो हमको जो अब अपना दिमाग इसमें जो लगाया गया, मैंने जो मुझको लगा, अब क्योंकि यहाँ पर सबके अपने अपने हिसाब किताब है, डीपी अग्रवाल के अपने हैं, सबके हैं अपने। मुझको लगा यार कि ये अगर मेच्योर्ड फार्म है तो 100 वर्ष को ही आप मानो, ज्यादा नहीं, कि 100 वर्ष थोड़ा सा और पीछे ढकेल दो, एकदम वयस्क थोड़ा सा और युवावस्था में लेके चले आओ। ये जो प्रॉपर जो एकदम मेच्योरिटी है, उस मेच्योरिटी को 100 वर्ष पहले से स्टार्ट कर दो। आई थिंक कि मेच्योरिटी आने में 100 वर्ष लग जाते हैं, अगर इतना बड़ा तो बहुत पीछे मत ढकेलो। ये 1350 इन्होंने ढकेल दिया, इन्होंने तो इतना ज्यादा बहुत 250 सब वर्ष ढकेल दिया, 250, है ना। क्योंकि अभी 2400 से हमने जब देखा, तो 2400 से में अगर पूरा मेच्योर वो बता रहा है 2400 में अगर मेच्योर, तो फिर 100 वर्ष पीछे ढकेलने में मेच्योरिटी आने में लिया गया कि नहीं लिया गया उस हिसाब से। तो उससे तुलनात्मक रूप से लेके चलें, क्योंकि हम यहाँ कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, वहां पर शोध लोगों ने जो किया उसी को आधार मानेंगे। बस कई चीजें जब एक ही चीज, कई सोर्स जब एक ही चीज बताने लगते हैं, तो हमको लगता है कि ये ज्यादा सही है फिर, है ना, और होना भी चाहिए। तो ऐसे में ये मेच्योर्ड है, तो थोड़ा सा 100 वर्ष पहले मान लो इसको, तो ये आ जाएगा 25, है ना। 100 वर्ष पहले से मानो तो 2500 BC आ जाएगा, 100 वर्ष ही माने हम। और 1900 ईसा पूर्व में इसकी पतनावस्था शुरू होगी, क्योंकि एकदम मेच्योर है, तो वृद्धावस्था नहीं, वानप्रस्थ खत्म 75 से। पहले मानेंगे तो 2700 नहीं, फिर
अच्छा हाँ यार, तो नेगेटिव है। नहीं तो 20 में शुरू हुआ, 27 में फिर थोड़ा सा पहले से लेके चले, है ना। 2600 BC में तो प्री वाला खत्म हो गया है इनका, है ना। 25 कर देंगे तो। सौ साल में नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1.5 जनरेशन। 1.5 जनरेशन, 2 नहीं पहुंचेगा। हाँ तो डेवलपमेंट 2 जनरेशन काफी होती, 1.5 1.5 2 काफी होती है। तो इन्होंने पतन तो भी 1900 में बताया है, 1900 BC में स्टार्ट बताया है ना। चलो इधर से निकालो, पहले बताते हैं। 1900 BC में इसका पतन हो रहा है, मेच्योरिटी इसकी, है ना। स्टार्ट अगर मान लें तो होते होते कितने तक चली जाएगी ये, 1900 के और बाद तक जाएगी, और कम होगा ना। यहाँ पर आर्यों का आगमन को ही उठा के यहाँ भी रखा जाए तो कुछ बुरा नहीं, क्योंकि प्रॉपर आर्यों का जो आगमन है वो एक प्रकार का कैप्चरनेस है पूरे क्षेत्र पर, एक प्रकार का कब्जा है पूरे क्षेत्र पर इनका, है ना। हाँ एकदम से नहीं, तो ये खत्म स्टार्ट एकदम, मतलब सिंध। नहीं ये तो एकदम फिक्स है कि 1900 में इन, देखो अब आर्य आए अगर जीत गए तो जीत गए, तो कहीं ना कहीं से ये कमजोर हुए होंगे। तो ये अगर हारे और आर्यों ने इन पर कब्जा कर लिया, तो एक चीज समझ में आता है कि ये समझ में आता कहीं ना कहीं से हारने की कंडीशन में है, क्योंकि जो इनकी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इनके पास फोर्स है, बल है, वो कहीं ना कहीं से फिर वो डिक्लाइन की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं से कि वो पतनावस्था पे ऐसे कैसे आकर के वो कब्जा कर ले। तो फिर जो और सारे रीजन है, जो बाढ़ वगैरह जो कारण बताया गया है, जिसके कारण इनकी जो स्थिति है कमजोर हुई, जब कमजोर हुई तो फिर आकर के उन्होंने कब्जा, करके जब आप कमजोर होंगे तभी अटैक करके या कोई कब्जा आके कर सकता है, उसके पहले तो कोई कब्जा कब्जा नहीं कर सकता है, उसके पहले तो कोई कब्जा नहीं, जब आप कमजोर होंगे तो वो सारी चीजें जो है काउंटेबल है। तो ऐसे में 300 400 साल उनका कमजोर होते होते लग गया फिर आकर के। लेकिन ये एक्चुअली दावा ठीक नहीं है। 400, कभी 100 वर्ष, कभी 400 वर्ष, तो अनुमानों पर ही है एक प्रकार से, जहां तक है कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन ये जरूर हम मान सकते हैं कि चलो 1500 BC तक आते आते जो है ये उस स्थिति में आए कि कोई भी आकर के कब्जा कर सके, और वो आगे करके चले गए। और ये जो 1300 है, ये यहाँ पर तो पतन होते होते फिर सिंधु सभ्यता थी में आ गई, उसका कोई प्रमाण मिलना भी बंद हो गया। मतलब सिंधु सभ्यता जैसा कुछ था, उन्होंने अपनी पूरे कल्चर को स्टैब्लिश कर दिया, 1300 तक कर दिया। तो ये तो कंसीडरेबल है। अब मुद्दा ये है कि इसको भी कंसीडर, यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है 2600 BC में। अब डीपी अग्रवाल का जो मानना है कार्बन डेटिंग से माने, इन्होंने 2350 से क्या किया है, इन्होंने इसकी स्टार्टिंग बताया है। कार्बन डेटिंग से, तो कार्बन डेटिंग से जो लिया है इन्होंने, कार्बन डेटिंग से वैसे ही निष्कर्ष निकाल के, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग जैसे कंक्लूजन कर रहे हैं वैसे इन्होंने भी निकाला है।
कार्बन डेटिंग का जो अपना है वो इसने 3 फेज में दिया है। इसमें एग्जैक्ट सिंधु घाटी सभ्यता यहां से यहां तक ऐसा कार्बन डेटिंग ने नहीं कहा, ये लोगों के अपना वो है, ठीक है, एवरेज लिया है। लेकिन एवरेज क्यों लिया जाएगा यहाँ? ये जो मिच्योर एक मिनट, ये जो मिच्योर हड़प्पा है जो इसमें लिखा गया है, ये डेवलप्ड हड़प्पा आप कह सकते हो। तो इसमें अगर ये व्यापार के लिए ही जानी जाती है सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं। हाँ, कि 2600 में इन्होंने मेच्योरिटी बताई, 2400 बीसी में एक मेच्योर व्यापार या डेवलप्ड व्यापार की बात कर ली गई थी, क्योंकि वहां सारगोन काल से, मेसोपोटामिया से ये एविडेंस मिल चुका है कि एक अच्छा व्यापार हो रहा है। तो अगर 2400 में व्यापार अच्छा था तो शुरुआत 100 वर्ष अगर पहले करेंगे तो ये भी 2500 में पहुंच जाएगी। कितने कितने पहले करेंगे तो 2500 में पहुंच जाएगी ना। ये 2600 बीसी को कह रहे ना, ये 24 है यार, 24 तो नहीं है, 24 तो नहीं है यार, 26 है लिखा हुआ। नहीं, परमाणु अपने हिसाब से तो नहीं टाल के कर देंगे यार, 24 कैसे कर देंगे, तो लिखा हुआ है। हम्म, एक्चुअली 100 वर्ष इर्द गिर्द हम कर सकते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हम यार, 100 के अराउंड कर सकते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हम। तो चलो मान लो इसको हम, चलो यही यहीं से कर लो इसको, 2400 ना करके 25, क्योंकि वो भी पीक ही बता रहा था। इसको 2400 अगर कर, मान लो 100 बस कर ही दो इसको, क्या है ये आने में, है ना। तो मेच्योर्ड की जब बात करेंगे तो फिर वही 2500 है, ये हो सकता है कहीं ना कहीं से 2500 के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। 100 बस 2350 वाला जो 250 का इन्होंने अंतर कर दिया है, ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, 250 वर्ष पीछे ढकेल दिया। और सबसे बाद 1750 में इसकी क्वालिटी, मतलब इसकी, इसका जो अर्बनाइजेशन का सिग्निफिकेंट है, ये इन्होंने एंड कर दिया 1750 में। लेकिन 1750 में एंड होना शुरू हो गया होगा, बाढ़ आना शुरू हो गई होगी, चलो बाढ़ आते आते आए तो विनाश होते होते तो इसलिए भी 1500 तक। तो जो अभी तक जो बेसिकली ऑथेंटिक जो डेट निकाली गई थी 1500 बीसी से, सॉरी 2500 बीसी से 1500 बीसी से निकाली गई। इससे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है इस कार्बन डेटिंग से, इन्होंने भी चीजें निकाली हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही नहीं इधर उधर हो गए कि यहाँ से पतनावस्था में एक बिल्डिंग गिरी, मतलब स्टार्ट हो गया, बोले 1750 लिख दो, एक बिल्डिंग बनी 2350 लिख दो, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। कार्बन डेटिंग से लिया इन्होंने, लेकिन आज के समय में तो मैं एक निष्कर्ष इस पर जो करना चाह रहा हूं इस पर, कि जैसे अभी तक का जो प्रमाणिक और एथेंटिक डेट मानी गई है, आयोग ने पूछा भी है क्वेश्चन, उसके आंसर में भी 2500 बीसी टू 1500, जिसमें 1500 में आर्यों का शुरुआत हो गया, ये कंफर्म है। तो कम से कम सैंधो चले गए या जा रहे हैं, ये कंफर्म है। तो उसको तो हम फिक्स रखेंगे, उसके मतलब फिक्स डेट के लिए। अब रही बात स्टार्टिंग की, तो जो अगर ये 2400 कह रहा है, 2600 में जो है इसकी मेच्योरिटी आ गई, थोड़ा सा पहले ले आओ, 100 वर्ष पहले एकदम मेच्योर सी, थोड़ा सा 100 वर्ष पहले लो, मेच्योरिटी आने के लिए भी एक 100 वर्ष का गैप दे दो थोड़ा सा, तो 2500 तक थोड़ा सा फिट है। लेकिन 2350 तक जाने से घबराना हो रहा है, 250 साल नहीं लेके जाएंगे यार, किस आधार पे 250 साल लेके जाएंगे। और ये चीजें पहले से हैं, कि बाद में केवल बिगाड़ने की कोशिश की गई, 2350 रखो, ये चीजें पहले से हैं, शुरुआती जो डेटा है। क्योंकि सारगोन को ही हम मान लें,
सारगोन को हम प्रमाण, क्योंकि सारगोन से ज्यादा अच्छा प्रमाण और किसको मान सकते हैं? सारगोन उस समय, सारगोन मेसोपोटामिया का शासक है और वो बता रहा है कि मेलुहा यानी मोहनजोदड़ो से हमारे अच्छे व्यापार हैं, टॉप मोस्ट पे व्यापार है। अगर वो कह रहा है तो फिर, है ना? इस हिसाब से अब चूंकि 2500 पहले से, तो उसको खींच खांच के लाना है, नहीं तो हम तो 2400 ही रख देते सीधे सीधे कि 24 से 1500 एक डेट मानो। उसको ऐसे ही करो, उसमें बहुत दिमाग मत लगाओ। चलो कुछ अगर नया विचार आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल ठीक है, अभी ये इसको ऐसे ही नोट कर लो, पूर्व हड़प्पाई, मेच्योर्ड हड़प्पा, और ये इस प्रकार से। और इसने क्या लिखा है कि 26 में मेच्योर हड़प्पा स्टार्ट हुआ होगा, तो मेच्योरिटी के पीक, हाँ वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ जो आप कह रहे हो, कहे तो मैं भी वही रहा हूँ कि 100 वर्ष लेना ठीक है, 250 वर्ष लेना ठीक नहीं लग रहा है। 250 वर्ष कुछ ज्यादा ही हो गई। अब एक बार अगर एक क्वेश्चन पुटअप हो, उसके बाद में जो पुटअप हुआ है उसका आंसर तो 2500 बीसी से 1500 है, ये आयोग में भी प्रमाणित है। अब दोबारा अगर क्वेश्चन आए और फिर आयोग कहे नहीं अब ये नहीं ये है, तो फिर हम कुछ संशोधन करें उस पर, नहीं तो फिर दिमाग ही लगा सकते हैं। और बाकी पर्टिकुलर सबके अपने अपने हैं, कि 2500 से 1500 मार्टिमर व्हीलर मेसोपोटामिया का प्रमाण है, और आर्यों का वैदिक वेद का प्रमाण के पर आधारित इन्होंने कहा। डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 का कार्बन डेटिंग के आधार पर। बाकी प्रॉपर कार्बन डेटिंग का ये डेट है जो, है ना, प्री हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा, और वो है ना, प्री मेच्योर एंड पोस्ट हड़प्पा में उन्होंने डिवीजन किया है। फिर इसके बाद तमाम लोगों ने कुछ और भी डेट्स दी है, जैसे कि एक डेट है 3250 से 2750। इसको हटाएं। अबे इंडिविजुअल, अब यही सब जब कैसे कंफ्यूजन आते हैं तो लोगों को मौका मिल जाता है कि भाई सब लोग अपनी अपनी बताओ। ये बहुत कंफर्मेशन नहीं बनती कहीं पर, तो फिर बहुत सारे इतिहासकार निकल के आए। भाई पतन में भी यही चीज है। 3250 से लेकर के और 2750, ये जॉन मार्शल। बेस आधार कहां से लिया? जॉन मार्शल का मोहनजोदड़ो से प्राप्त निष्कर्ष है। बेस क्या? कंक्लूजन टेकन फ्रॉम मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से जो निष्कर्ष आए उसके आधार पर इन्होंने कहा। फिर ऐसे 2800 BC 2500, चलो लिख लो जो, क्योंकि सुमेलित करना मैचिंग का एक क्वेश्चन आता हो सकता बाय द वे, हालांकि उतना आता नहीं कभी, लेकिन चलो कंटेंट है। अब स्टार्ट कर दिए तो नोट करो सबका, ना करते तो बात खत्म थी। 2800 से बीसी से लेके 2500 BC तक, ये मत दिया है मैके, अनरेस्ट मैके इनका नाम है। मैके कहां से लिया? फ्रॉम, मतलब साक्ष्य कहां से लिया? एविडेंस फ्रॉम, ये है एविडेंस फ्रॉम चानुदड़ो। चान्होदड़ो। चानुदड़ो एक साइट है, वहां से लिया एविडेंस इन्होंने। ठीक है, फिर 3500 से 2500, 3500 BC टू 2500 BC, तो फिर बकवास चीज बता रहा है ये आदमी। MS वत्स।
MS बस हड़प्पा से निष्कर्ष लिया इन्होंने। चलो कहीं से लिया हो जाने दो, बस इनका है, बस इसी इतना याद रखिए, याद रहे यही बड़ी बात है। तो मैके का है, बस इतना जाने दो कहाँ से। एक है 2900 BC टू 1900 BC। 1900 BC डेल्स। डेल्स इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, डेल्स ने। तो इतने सारी चीजें थी डेटिंग के बारे में, ठीक है। प्रथम एथेंटिक 2500 टू 1500, सेकंड एथेंटिक इनको अग्रवाल को मान लो, बाई द वे कभी आता है। बाकी तो बस कौन किसने क्या कहा। और उसमें मार्शल वाला थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखना है, मार्शल एक इंपॉर्टेंट आदमी है। तो इधर मार्शल ने क्या कहा, स्पेशली उनसे जोड़ के केवल देखना है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है कि मार्शल का ये मत है 3200 से 1750, 3250 से 1750, यही ना, 2750 सॉरी, ये मार्शल का है। तो मार्शल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इनका मत है। मोहनजोदड़ो से लिए गए साक्ष्य के आधार पर इन्होंने ये डिसीजन दिया। ओके। अब हम लोग चलते हैं सिंधु सभ्यता की खोज। खोज पे चलें। खोज पे ही चलते हैं, ठीक है। उद्भव और उत्पत्ति पर लिखा कुछ आप लोगों ने? हाँ लिखा तो है, थोड़ा सा लिखवाना है थोड़ा सा उसमें कुछ, इसके बाद करेंगे। तो सिंधु सभ्यता की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला है, अगर कभी आंसर लिखना पड़ा तो डीपी अग्रवाल के कंक्लूजन का बेसिस क्या है, कुछ तो उन्होंने भी रीजनिंग दी होगी। मैंने पहले ही कहा डीपी अग्रवाल का वही कार्बन डेटिंग का ही है। हाँ बट कंफ्यूजिंग बहुत है, वो जहां हम 100 वर्ष इधर उधर कर रहे हैं वो 250 वर्ष कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर है दोनों। 100 वर्ष हमको ज्यादा ठीक लग रहा है, 250 वर्ष में कितना थोड़ा सा। बट अब एकदम से एग्जैक्ट ये कह पाना डीपी अग्रवाल का, अब क्वेश्चन आए कभी आयोग अपना आंसर दे तब समझ में आए। तो एक क्वेश्चन अभी तक तो जो क्वेश्चन आ चुका है और उसका आंसर भी आ चुका है आयोग का, वो यही है 2500 BC से 1500 BC। अभी तक जो हाथ में है हमारे डेट प्रामाणिकता के आधार पर, तो वही माना जाएगा। आंसर राइटिंग में काल निर्धारण कीजिए। तो काल निर्धारण भी इतना डिस्कस हम लोग काल निर्धारण भी तो कर रहे थे। निष्कर्ष के रूप में सिंधु सभ्यता, निष्कर्ष रूप में कैसे रखना है ना, ना अनुमान के आधार पे इस तरीके से जो है। लेकिन अब उसमें लिखना यह है कि इस तरीके से तो कार्बन डेटिंग से द्वारा लिए गए निर्णय सबसे ज्यादा सटीक है, और प्रॉपर सिंधु घाटी की सभ्यता के विकसित स्वरूप को समझाने और उसको स्थापित करने में जो डेट सामने है, जिसमें अगर हम शामिल कर लें ये क्या कहते हैं मेसोपोटामिया का भी साक्ष्य ले लेते हैं और आर्यों के भारत में आगमन का भी साक्ष्य ले लेते हैं, तो ऐसे में जो सबसे प्रमाणिक साक्ष्य निकल के सामने आता है मानने लायक कंसिडरेबल, वो है 2500 BC से 1500 BC। लेकिन डीपी अग्रवाल साहब ने भी जो है कार्बन डेटिंग के ही आधार पर ये डेट 2350 से 1750 निर्धारित करी है। तो इसके पीछे का तर्क अगर देना है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता, तो आई थिंक उन्होंने भी शहरीकरण की स्टार्टिंग और शहरीकरण की समाप्ति की शुरुआत की डेट दोनों उन्होंने लिया है, बट कुछ थोड़ा सा आई थिंक पहले ले लिया है, ऐसा कुछ लिख करके लास्ट में कर देना। तो डीपी अग्रवाल साहब ने ये कहा इसी के आधार पर। अब इसमें उनका क्या विचार है, 250 वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ है, जबकि हमने सारगोन के हिसाब से ये माना है।
तो अब फाइनल, चूंकि अब लास्ट में मिला जुला आंसर देना है, क्योंकि लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं। और सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी की जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो यही है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं, और पढ़ी नहीं जा सकी हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। जो जानकारियां रिटर्न बेस पे होनी चाहिए, जिससे ये सब सारी जानकारियां रिटर्न बेस पे होनी चाहिए, जो साक्ष्य है वो मिलना चाहिए हमको, कहीं से लिखा हुआ मिल जाए हम पढ़ लें। अनुमान लगाने पर डिपेंड करता है कुछ, है ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इतनी प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी सर्वदा। ये चाहे आप वहीं लिख दो, एग्जामिनर को बता दो भाई तुम भी दिमाग मत लगाओ, जानता टेंशन नहीं लेना है, कुछ कम ज्यादा करके आगे बढ़ो, है ना। और दो भी नहीं, लो भी नहीं टेंशन, और दो भी नहीं टेंशन, क्योंकि फिर साक्ष्य नहीं है, रिटर्न ही साक्ष्य ऐसे होते हैं जो ऐसे मामले को, ऐसे फैक्ट्स को क्लेरिफाई करने के लिए ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, प्रमाणिक माने जाते हैं। नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैंने कई बार इस पर बहुत शोध किया, मतलब अपने दिमागी मंथन में, हमको लगा 2500 से 1500 इज द मोर मोस्ट अथेंटिक। कायथा संस्कृति के पैरेलल तो नहीं है, लेकिन कायथा संस्कृति मतलब कॉपी है, हाँ कॉपी टाइप की लेकिन अब कॉपी करेगी इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से, हाँ उसकी भी डेट तो, कायथा की क्या डेट है, 2570, यहाँ भी कुछ फोर्टिफिकेशन है ना, तो हाँ वहां से भी ले सकते हैं, तो है 2500 यार, वो कई जगह से प्रमाणित हो रहा है। कैथा वाला तो आपने बताया, इसको भी लिख दिया जाए तो ज्यादा बुरा नहीं है। चलिए कोई नहीं, ये मामला खत्म होता है। सिंध सभ्यता की खोज, इसको आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक एथेंटिक फॉर्म में। सिंध सभ्यता की खोज के बारे में करीब कुछ शब्दों में मैंने बनाया है, जरा आप लोग नोट कर लीजिए, उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई कुछ नई चीजें भी मैंने ऐड करी हैं, अभी वहां बताएंगे तो फैक्ट ही बताएंगे, फिर आप लिखोगे तो एक सिस्टम से चीजों को डाल लीजिए। सिंधु सभ्यता की खोज,